Cell, the unit of life, part 2. Let's begin. आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है एनिमल और प्लांट सेल के बीच में। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये सेल किस तरीके से दिखता है। ये एनिमल सेल है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपकी प्लांट सेल है। देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बिना आपको सेल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आता है कि जो भी लाइफ की स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, सिंगल सेल से। चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, स्टार्टिंग लाइफ की सिंगल सेल से होती है। ये सिंगल सेल फिर बाद में डिवाइड हो के अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल बन गया आपका मसल का सेल, एक बन गया आपका स्किन का सेल, एक बन गया आपका बोन का सेल। ठीक है, तो अलग अलग सेल में ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं रिक्वायरमेंट और फंक्शनिंग के हिसाब से। बट अगर आप देखेंगे तो इन तीनों सेल्स में या जितने भी सेल्स होते हैं सब में तीन चीज़ें हमेशा कॉमन रहती हैं। ठीक है, वो तीन चीज़ें कॉमन क्या हैं? एक तो न्यूक्लियस सारे सेल में होगा, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल भले ही बहुत सारे हो जाएंगे अलग अलग टाइप के, मसल सेल है, स्किन सेल है, बोन सेल है, किडनी सेल है, आपका हार्ट का सेल है, आपका अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, ब्रेन के अलग सेल हैं, तो सबके सेल्स हैं अलग अलग, लेकिन सारे अलग अलग सेल्स में भी तीन चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम अलग अलग सेल्स के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ एक जनरल सेल के बारे में जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सेल। ठीक है, जिसमें ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी जो सारे सेल्स में कॉमन होती हैं। ठीक है, तो हम एक जनरल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली चीज तो ये। सेकंड, जैसे ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गन्स। बिना ऑर्गन्स के ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर सकती। इसी तरीके से सेल के लेवल पे सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनेल। जैसे ह्यूमन बॉडी को ऑर्गन्स चाहिए, वैसे ही सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सेल के ऑर्गन्स हैं एक तरीके से, जो सेल के अंदर सारे काम करते हैं, वेरियस वेरियस फंक्शंस करते हैं। अभी इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे वीडियो में। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट, सेल के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सेल का लिविंग और कुछ पार्ट होते हैं सेल के नॉन लिविंग। ठीक है, तो कुछ पार्ट सेल के लिविंग होते हैं, कुछ पार्ट सेल के नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग की एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। वैक्यूल हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर प्लाज्म हो गया। ठीक है, ये सेल के नॉन लिविंग पार्ट्स हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो पार्ट्स होते हैं सेल के वो लिविंग ही होते हैं। जब हमने बात करते हैं सेल के ऑर्गन्स की, जिसे हम ऑर्गेनेल बोलते हैं, ये हमेशा लिविंग होते हैं। ऑर्गेनेल हमेशा लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये फंडामेंटल्स हैं सेल के बारे में। अब देखते हैं इस पिक्चर में, एक तरफ लेफ्ट पे एनिमल सेल है, राइट पे प्लांट सेल है। डिफरेंस होता है दोनों में, एक मोटा मोटा डिफरेंस मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस, प्लांट में हमेशा सेल वॉल मिलेगी आपको। ठीक है, ये सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है। इसका वैक्यूल अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा है। अभी ये सब चीज़ें क्या है, इनके क्या फंक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे। बस मैं एक आपको ओवरऑल एक थोड़ा सा मोटा मोटा जिस्ट दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा आप देखेंगे एक वैक्यूल है। एनिमल सेल में ये वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता नहीं होता एनिमल सेल में। तो कुछ थोड़ा डिफरेंस रहता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है। हर एक सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो ये एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। ठीक है, राइट, ये हमारा एनिमल सेल है, ये हमारा प्लांट सेल है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट सेल हो। फिर
सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये हर चीज को अंदर एंट्री नहीं देती, ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री देती है। क्या देती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे कि बॉय स्कूल है तो बॉय स्कूल में गर्ल्स नहीं आ सकती, तो वहाँ एंट्री क्या है, गर्ल्स की रिस्ट्रिक्टेड है। गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल में बॉयज नहीं आ सकते, तो बॉयज की एंट्री वहाँ क्या हो गई, रिस्ट्रिक्टेड। तो यही मतलब है सिलेक्टिवली परमिएबल का। कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है सेल मेम्ब्रेन, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देता। तो ये एंट्री को क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को रेगुलेट करता है, एंट्री को। तो ये इसका एक फंक्शन भी है, ठीक है। फिर क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, सेल की शेप को आप देख रहे हो, इसकी शेप को मेंटेन रखता है। और जो सेल के बाहर एनवायरनमेंट होता है, सेल के बाहर अपना एक एनवायरनमेंट है, बॉडी, ठीक है। तो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट रखता है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। फिर बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल से, प्लांट सेल में ही होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। आप देख सकते हो ये है सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सेल वॉल क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। सेल वॉल नॉन लिविंग है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिविंग, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, सेल वॉल नॉन लिविंग है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या है, फ्रीली परमिएबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी चीज अंदर बाहर इजिली आ सकती है, ठीक है। ये मतलब है फ्रीली परमिएबल है। सेल वॉल का भी फंक्शन क्या है प्लांट सेल में, एक तो प्रोटेक्शन करती है ये, ठीक है, इसको डैमेज होने से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है इसको, इसको एक स्ट्रेंथ देती है, रिजिडिटी देती है, और एक शेप देती है। तो ये होता है सेल वॉल का फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो गाइस अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए ये जितना भी लिक्विड है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये जितना भी ये सब खाली ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो जगह है पूरी, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। मेनली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ऐसी ये सेल मेम्ब्रेन ये रही, ठीक है, इसका न्यूक्लियस एरिया। तो ये जितना भी ये सारा ये जो है पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच का, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स इनसाइड सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हटा के जितना भी है सब साइटोप्लाज्म है। और इसी के अंदर सारे अलग अलग डिफरेंट इसके सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के जो ऑर्गन्स हैं वो उसी के अंदर ही सारे लोकेटेड होते हैं। फिर सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ सस्टेन रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन रहती है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे एनर्जी का जो काम करता है वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वाले जो काम है, लाइफ को सस्टेन करने वाले जो काम है, हमें जिंदा रखने वाले जो काम है, वो सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है। अगर आप ये देखिए, ये एग्जांपल में अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये है साइटोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये रहा आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस के आसपास ही होता है, तो आपको ये दिखाई देगा, ये रहा। तो ये है साइटोप्लाज्म में, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको ये न्यूक्लियस के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या है ये, जैसा आप देख सकते हैं इरेगुलर नेटवर्क है डबल मेम्ब्रेन्स का, ये मेम्ब्रेन्स हैं,
ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल मोटे लेवल ऊपर ऊपर दिखाया बड़े लेवल पे। जब हम स्मॉल लेवल पे जाएंगे तो ये ऐसे दिखाई देता है, ये जो पिक्चर है ऐसे दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज़ और है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है आपका स्मूथ। ठीक है, रफ वाला कौन सा होता है? रफ वाला वो होता है जिससे आपका राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम क्या होता है, इसका क्या काम होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस ये याद रखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है, जिससे राइबोसोम अटैच होता है। जिससे राइबोसोम अटैच नहीं होगा उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पिक्चर में देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आप देख सकते हैं। इससे ये जो पॉइंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, ये आपके राइबोसोम्स हैं। ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है तो क्या बन गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है स्मूथ, यहाँ पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है तो ये क्या बन गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये हेल्प करता है फैट बनाने के लिए। ठीक है, बॉडी को फैट की बहुत ज़रूरत होती है, फैट बनाने के लिए इसका काम, ये फैट को बनाता है। और जो आपके लिवर सेल्स हैं, ठीक है, उसमें भी ये, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये वहाँ काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है, तो दो काम है एक तरीके से आप देख सकते हैं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पहला तो फैट बनाने में हेल्प करता है, सेकंड लिवर सेल्स में ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और जो बड़ा फंक्शन है वो ये है कि ये हेल्प करता है सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स ऑफ फैट। सिंथेसिस मतलब एक तरीके से बनाने में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ के बनाने में और ट्रांसपोर्टेशन में? प्रोटीन्स के और फैट के। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं, जैसे कि मैंने पहले अभी लास्ट स्लाइड में बोला आपको, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ अटैच थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच थे, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये कुछ तो अटैच रहते हैं, जैसे ये यहाँ पे अटैच है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे राइबोसोम अटैच्ड है। और कुछ रहते हैं फ्री, जैसे ये फ्री हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, कुछ फ्री भी रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, न्यूमरस स्मॉल ग्रेन्यूल्स इधर स्कैटर्ड फ्रीली, या तो फ्री रहते हैं या फिर अटैच रहते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब मेन इनका काम क्या है, इन राइबोसोम्स का हमारा काम क्या है, क्या काम करते हैं ये मेनली काम करते हैं प्रोटीन बनाने में। और प्रोटीन बहुत बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, बिना इसके आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो प्रोटीन बनाने का जो काम है वो किसका है? राइबोसोम का। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं फूड की, वो प्रोटीन की फैक्ट्री। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। इनका काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में काफ़ी बड़ा रोल है राइबोसोम्स का। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, पहले तो शेप देख लेते हैं। सॉसेज लाइक होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सॉसेज लाइक है, ये पिक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये पूरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी सॉसेज लाइक इसकी शेप है। इसका खुद का अपना डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए मैं एक रफ रफ बता रहा हूँ, बाकी तो इन डेप्थ हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डीएनए का मेन काम होता है आपके हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे जो आप जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से और एंसेस्टर्स से जो आपके अंदर पास ऑन हुए हैं, वो उसी की वजह से पास ऑन हुए हैं, डीएनए की वजह से। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से आते हैं। तो इसका अपना खुद का डीएनए भी है। मेनली ये जो चीज़ें हैं डीएनए न्यूक्लियस में होती हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का भी अपना डीएनए है। ठीक है, और इसके अपने खुद के भी राइबोसोम्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद का अपना डीएनए, खुद का अपना राइबोसोम भी है। और ये तो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका मेन फंक्शन क्या है? सबसे बड़ा जो इसका फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। सबसे बड़ा फंक्शन है इसका, क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी देता है ये, पावर हाउस है, इसको बोलते हैं सेल का पावर हाउस। एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है। किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इस एटीपी को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये मेन आपकी एनर्जी यूनिट है बॉडी की। जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। अब देखते हैं ये गोल्गी एपरेटस, इसका क्या काम है और ये क्या करता है। देखिए गोल्गी एपरेटस ऐसे होता है, ये आप देख सकते हो, ये है गोल्गी एपरेटस, ये गोल्गी एपरेटस है, ठीक है। ट्यूब जैसा लगता है, अलग अलग टाइप की ट्यूब्स हैं, ठीक है, मतलब ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है, ट्यूब्स हैं, वेसिकल्स हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं इसमें। इसका मेन काम क्या है, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाना और उसे सीक्रेट करना। मेन काम क्या है, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाना, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। फिर आता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का मेनली काम होता है एक तरीके से सेल को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, और ये जितना भी वेस्ट चीजें होती हैं सेल का, प्रोटेक्शन ना बोल के आप ये भी बोल सकते हैं कि सेल का जितना भी वेस्ट चीजें होती हैं सेल के अंदर, उसको डिस्पोज करता है, ठीक है। मेनली ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। कैसे करता है, मान लीजिए सेल के अंदर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स ऐसे आ गए हैं, या कुछ भी चीज ऐसी है जो सेल को अभी चाहिए नहीं, तो अब जो चाहिए नहीं, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, तो सेल क्या करेगा, से सेल को उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय कौन करेगा सेल के अंदर इन फॉरेन पार्टिकल्स को, वो करेगा लाइजोसोम, ठीक है। और ये कैसे डिस्ट्रॉय करता है, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन फॉरेन पार्टिकल्स पे एक्ट करके इन फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है सेल को, और ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है सेल का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, देयर एंजाइम्स डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस अराउंड देम। अच्छा, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो खुद ही मतलब काफी खराब हो जाते हैं या काफी डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करता है, जो लाइजोसोम होता है वो अपने ही सेल को डैमेज कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि सेल ये बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं है। तो अब इस सेल को क्या होना है, इस सेल को डिस्ट्रॉय होना है, तो इस सेल को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, डैमेज कौन करेगा, वो करेगा लाइजोसोम। इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अब ये सुसाइड कर रहा है, सेल खुद ही खत्म हो रहा है। कौन खत्म कर रहा है इसे, लाइजोसोम। और क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये सेल डैमेज हो चुका है, बेकार हो चुका है, ठीक है, डैमेज हो चुका है सेल, इसलिए इसको खत्म करना है, तो ये खत्म करने का काम कर रहा है लाइजोसोम। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे होता है, ये लाइजोसोम है सेल के अंदर, ये रहा, ये लाइजोसोम है, ये रहा पिक्चर में दिखाया हुआ है मैंने, ये है लाइजोसोम आपका। अब बढ़ते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स की तरफ। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में ही होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। हर सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये पिक्चर में देख सकते हो, ये सेंट्रोसोम है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है सारा, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है, और ये इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स हैं, जैसे आप देख सकते हो। इसका काम क्या है, इसका काम है सेल डिवीजन को इनिशिएट करना और रेगुलेट करना। मतलब जैसे कि मैंने बताया, सारी जो लाइफ है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से फिर डिवीजन होना शुरू हो जाता है, ऐसे डिवाइड होगा, ये सेल डिवाइड होगा, फिर ये इधर डिवाइड होगा, ये सेल डिवाइड होगा, फिर ये सेल डिवाइड होगा, फिर ये सेल डिवाइड होगा, ऐसे करते करते ह्यूमन बॉडी, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में। स्टार्टिंग सिंगल सेल से हुई है, और इन द एंड ह्यूमन बॉडी बन जाते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन ये हुआ कैसे, जब सेल का डिवीजन हुआ, तो ये जो डिवीजन को इनिशिएट करने का काम है, रेगुलेट करने का काम है, ये काम है सेंट्रोसोम का, ठीक है। अब आते हैं, तो अब देखते हैं वैक्यूल्स को। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। प्लांट सेल में देखेंगे वैक्यूल काफ़ी बड़ा है। एनिमल सेल में वैक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल होते ही बहुत कम है, और जो होता भी है वो बहुत ही छोटा होता है, ये देख सकते हो आप। प्लांट सेल में इतना बड़ा है, और एनिमल सेल में बहुत छोटा सा है। अब इसका काम क्या होता है, एक तो ये स्टोरेज करता है पानी की, वाटर स्टोर करता है, और अपने अंदर सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, जैसे फूड कर लिया, पिगमेंट कर लिया, और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सारा का सारा मेनली स्टोरेज का यहाँ पे काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है।
फिर आता है न्यूक्लियस। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेल का। इसके बिना सेल नहीं रह सकता, इसके बिना सेल क्या हो जाएगा, सेल विल डाई। ये मान लीजिए सेल है और ये उसका अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो अगर इस सेल में से मैं न्यूक्लियस को निकाल दूं, अगर मैं इस सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दूं तो दिस सेल विल डाई। बिना न्यूक्लियस के सेल नहीं रह सकता, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिलनी जान है, ये सोल है ये सेल की, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, एक तरीके से सेल का लार्जेस्ट ऑर्गन है ये, ठीक है। मोस्टली स्फेरिकल होता है और डेंस होता है काफ़ी, ठीक है। इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये फाइबर्स से दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमैटिन के फाइबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। यही क्रोमैटिन फाइबर्स बाद में ना, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही कन्वर्ट होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स बाद में क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है आपका डीएनए। डीएनए क्या करता है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था, ये इसमें हेल्प करता है आपका जितने भी हेरिडिटरी चीजें हैं आपके अंदर, ठीक है। आपकी आंखें ब्लैक हैं, किसी दूसरे की आंखें नीली हैं, आपके बाल ब्राउन हैं, दूसरे के बाल ब्राउन हैं, ये सब क्यों है, ये डिफरेंस आपका डीएनए का ही है, ये डीएनए के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। आप ब्लैक हैं, दूसरा आदमी गोरा है, ये सब क्यों है, डीएनए की वजह से है। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये सब है, ठीक है। इफ रिमूव्ड द सेल डाई, मैंने बताया था सेल में से अगर न्यूक्लियस हटा दें तो सेल क्या हो जाएगा, सेल मर जाएगा, सेल विल डाई। फिर ये मैंने आपको बताया कंटेन क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिन फाइबर्स ही होते हैं जो बाद में क्या बन जाते हैं, यही क्रोमोसोम बन जाते हैं। इन क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें जेनेटिक्स होते हैं, फिर वही सारा आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स वाला पार्ट आएगा, तो मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक मोटा मोटा बता रहा हूँ। मेनली न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम रहता है, फिर इसके अंदर पूरा आपका जीन्स डीएनए ये सब यहीं पे रहता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक तरीके से जान है ये सेल की, ठीक है। ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो सेल सिंगल सेल डिवाइड होता जाता है अलग अलग सेल्स में, आगे बनता है, पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है लाइफ की, सिंगल सेल से, ठीक है। उसके बाद जितना भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है, ये सारा काम कौन कर रहा है, डिवीजन का सारा कुछ कौन कर रहा है, कौन दिख रहा है, सेंट्रल रोल किसका है, सबसे की रोल किसका है, ठीक है। सबसे की रोल जो है इस डिवीजन में वो है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है इसका, सेलुलर रिप्रोडक्शन। एक सेल से दो बने, दो से 10 बने, 10 से 10,000 बने, फिर 1,00,000 बने, तो ये सारा काम कहाँ से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा हो रहा है न्यूक्लियस की वजह से, तो इसको बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो सबसे की रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो किसका है, न्यूक्लियस का, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है, इससे मैंने बताया था सेल की अब क्या होती है, सेल की अपनी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस की भी क्या होती है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है वैसे न्यूक्लियस की क्या है अपनी एक, न्यूक्लियस की अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लेकिन ये सब में नहीं होती, कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, लैक, सम ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिस, ठीक है। मेनली ये कौन होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको हम बोलते हैं यूकारियोटाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, यूकैरियोटाइट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, जितने भी आपके ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ये इसके अंदर आते हैं। जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया, वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रोकार्योटाइट्स। तो ये आपको अब थोड़ा सा इजी हो गया होगा न्यूक्लियस। ये पिक्चर आप देख सकते हैं,
ये एनाटॉमी है न्यूक्लियस की, किस तरीके से न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, किस तरीके से काफ़ी डेंस होता है और स्फेरिकल शेप में है। अब देखते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं। अब देखिए प्लास्टिड, सबसे बड़ी चीज़, प्लास्टिड खाली प्लांट सेल में होता है। कहाँ होता है? सिर्फ प्लास्टिड खाली प्लांट सेल में होता है। ये मेनली कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब कलर जो आपको दिखाई देता है ना, ये प्लास्टिड की वजह से ही दिखाई देता है। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कलर इनको 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे पहला तो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो होता है जिसमें कलर होता ही नहीं है, कोई कलरलेस होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये देखिए, ये रहा, ठीक है। जब सेल्स ऑफ पोटैटो, आलू के जो सेल हैं उसमें काफ़ी सारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट की पिक्चर है, ये इस तरह से दिखाई देते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स में दिखाई देते हैं। जैसे ये जो आप देख सकते हैं, ये पेटल है, ठीक है, ये फूल है, ये येलो दिखाई दे रहा है। तो अब जब आप हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ये दिखाई दिया, ये आपका क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से, जो येलो कलर है, अलग अलग कलर के और भी होते हैं, ऑरेंज है, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो कलर का जो कंपोनेंट आ रहा है वो सारा मेनली प्लास्टिड की वजह से ही आ रहा है। फिर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है मेनली ग्रीन कलर का, ठीक है, और उसमें होता है आपका क्लोरोफिल। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें ये है आपका, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जो ग्रीन कलर आ रहा है लीव्स में, ये सारा ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, ठीक है, ग्रीन कलर का है और उसमें क्लोरोफिल होता है। लीव्स में आपको दिखाई देता है जो ग्रीन कलर, वो मेनली क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, ठीक है। अब फाइनली देखते हैं कंपैरिजन प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। वैसे तो हम देख चुके हैं, एक बार फिर देख रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। वैक्यूल होता है इसमें काफ़ी बड़ा, इसमें स्मॉल होता है, वैक्यूल या होता ही नहीं है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। फिर फ्लैगिला होता है ओनली इन गैमेट्स में, इसमें फ्लैगिला होता है सब में, इसमें खाली गैमेट्स में होता है। फ्लैगिला क्या होता है? फ्लैगिला मेनली एक ऐसी चीज़ है जो सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? सेल को जो मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेल जो मूव करता है, जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, वो फ्लैगिला करता है, ठीक है। तो ये एनिमल में तो सारे सेल्स में, इसमें खाली गैमेट्स में होता है। गैमेट्स कौन से होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल मतलब कैसे होता है? जैसे अगर आप देखेंगे, स्पर्म्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये ओवम है, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। तो इसमें तो जो फ्लैगिला है प्लांट में, वो खाली गैमेट्स में है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और इसमें जो फ्लैगिला है वो सारे सेल्स में है। काम क्या है इसका? सेल का मूवमेंट करना। तो ये एक कंपैरिजन है। बाकी ये तो सब दोनों में ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये इन दोनों के अंदर है। प्लांट में भी ये है और एनिमल सेल्स में भी होता है, ठीक है। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट करें लाइक बटन पे, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सिंपल और इजी लैंग्वेज में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।